सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। प्रथम प्रश्न में राजनीतिक खबरों के साथ साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की खबर है, जिसमें वो ध्यान करने के लिए अभी दक्षिण भारत की तरफ रुख करा है उन्होंने। जैसे पिछली बार उत्तराखंड के पहाड़ों में उन्होंने ध्यान करा था, ऐसे ही इस बार कन्याकुमारी में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ध्यान साधना के लिए गए हैं। और अच्छी बात है, ये देश गौरवान्वित है ऐसे प्रधानमंत्री के होने से। हम अपने सीधे संपादकीय की तरफ बढ़ेंगे और आज बात कर रहे हैं हाशिए पर सदाबहार पारिस्थितिकी। और ये संपादकीय है, लेख लिखा है सीमा अग्रवाल जी द्वारा। पिछले दिनों बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में पाया कि शहरों में तेजी से बढ़ता वायु प्रदूषण सदाबहार मैंग्रोव पारिस्थितिकी के लिए घातक बनता जा रहा है। वैज्ञानिकों ने कहा कि सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध सुंदरबन डेल्टा की हवा में हानिकारक वायु प्रदूषकों का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इससे डेल्टा का सदाबहार वन क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा है। अध्ययन में शामिल एक वैज्ञानिक ने कहा कि कोलकाता के आसपास के क्षेत्र की हवा में जहरीली भारी धातुओं जैसे सीसा, क्रोमियम, कैडमियम की मात्रा काफ़ी है। असल में क्या है, जो मैंग्रोव्स हम जानते हैं साथियों, ये मैंग्रोव्स तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। खासकर यहाँ पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा भी है, यहाँ पे सबसे बड़े मैंग्रोव्स हैं आपके। और इसके अलावा मैंग्रोव बहुत जगह पाए जाते हैं, इधर भी हैं, गुजरात की साइड भी हैं, साउथ की साइड भी पड़ते हैं। ये असल में क्या होता है कि ये मैंग्रोव्स पर्यावरण के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, मैंग्रोव्स आपने पिक्चरों में देखा होगा, कुछ ऐसे पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं जो पानी में डूबे भी रहते हैं और बाद में पानी जब चला जाता है हाई टाइड लो टाइड के कारण, तो ये ज़मीन बन जाती है अपने आप में। जनरली ये पानी में आधे डूबे रहते हैं, घने जंगल होते हैं ये बहुत। सुंदरबन में तो टाइगर भी पाए जाते हैं बहुत। इन मैंग्रोव्स तो बहुत ही रिच इकोसिस्टम है अपने आप में, बहुत ही रिच इकोसिस्टम है। एक मैरीन लाइफ के साथ साथ टेरेस्ट्रियल लाइफ भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे से जीती है। अच्छा, मैंग्रोव के लिए कई कार्यक्रम गवर्नमेंट शुरू भी कर चुकी है। देखिएगा, मैंग्रोव्स के लिए सरकार ने बहुत काम करे हैं। दरअसल उपयोगिता की मुताबिक, अच्छा अभी समस्या क्या आ रही है कि असल जो बो इंस्टीट्यूट कोलकाता है, इन्होंने जो हवा है उसका टेस्टिंग करा। ठीक है, जो एयर क्वालिटी है उसमें इन्होंने हैवी मेटल्स के होने का सैंपल लिया है और ख़तरनाक तत्वों का भी, जैसे क्रोमियम, कैडमियम वगैरह का। ये सब आपके धातुएं जो है ना, ये एयर में पाए गए हैं। अब देखिए, प्लांट्स हवा ही तो ऑब्ज़र्व करते हैं, अब्जॉर्ब करेंगे अपना, है ना, ब्रीदिंग करेंगे। तो ये इससे क्या हो रहा है, इनमें कमज़ोरी आ रही है, वीक हो रहे हैं। दरअसल उपयोगिता के मुताबिक मैंग्रोव की प्रकृति को देखते हुए उसे सदाबहार कहा जाने लगा है। गौरतलब है कि सदाबहार वन उष्णकटिबंधीय वृक्ष और झाड़ियां हैं जो ज्वारीय क्षेत्रों में समुद्र के किनारे लवणीय दल दल और कीचड़ भरे तटों पर पाए जाते हैं। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की मजबूत कड़ी होने के साथ ये पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समुदायों को लाभ पहुंचाते हैं। सुंदरबन, भितरकनिका, पिंचवरम, चौराव और बाराटांग भारत के कुछ खूबसूरत सदाबहार वन क्षेत्रों के रूप में जाने जाते हैं। देखो, भितरकनिका उड़ीसा में आपका, पिंचवरम, चौराहुआ और बाराटांग ये मैंग्रोव्स हैं आपके। ठीक है ना। अब देखिए, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में बात करी गई थी इसके बारे में। लगभग 4,992 वर्ग किलोमीटर तक फैले हुए हैं मैंग्रोव्स। और ये भी सही है कि 2019 के आकलन की तुलना में देश के सदाबहार क्षेत्र में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, मगर नुकसान के अनुपात में ये भरपाई बेहद कम है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के एक अध्ययन के मुताबिक सदाबहार वन क्षेत्र में कमी आने से कार्बन उत्सर्जन 2050 तक लगभग 30 गुना बढ़ सकता है। अच्छा, ये मैंग्रोव्स इतने घने होते हैं, ठीक है ना, ये बहुत सारा कार्बन अब्जॉर्ब कर लेते हैं।
एक तो वाटर बॉडी होने के कारण भी, दूसरी बात है ये बहुत ही घने प्लांट्स होते हैं। आप कभी गूगल पे देखिएगा या किसी वीडियो में देखिएगा, मैंग्रोव बहुत घने होते हैं, ठीक है ना। पानी पानी होता है, वो ऊपर ऊपर तक पानी होता है इनका, बहुत बढ़िया कार्बन एब्जॉर्ब कर लेते हैं एटमॉस्फेयर से। मगर अगर इनमें भी कमी हो गई तो कार्बन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग को नेगेटिव असर देखने को मिलेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक सदाबहार वन न केवल जीवों बल्कि पौधों की भी कई प्रजातियों को संरक्षण देते हैं। ये अपने आप में मैंग्रोव पूरा पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं साथियों। वायुमंडल में काला कार्बन, जिसे हम ब्लैक कार्बन कहते हैं, PM2.5 और PM10 कणों के होने से सदाबहार पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। अब देखिए जो PM2.5 है, पार्टिकुलेट मैटर जिसे हम कहते हैं, और ब्लैक कार्बन है, देखिए अगर ये आपकी वायु में प्रेजेंट होते हैं ना, तो ये जो प्लांट की एक्टिविटीज़ हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन वगैरह, उसमें ये समस्या क्रिएट करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि वायु प्रदूषण के अलावा तेज़ी से बढ़ता शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, तटीय विकास, तीव्र औद्योगिकरण, तटों और जंगलों की कटान आदि ऐसे कारण हैं जिसे सदाबहार पारिस्थितिक तंत्र को ही हाशिए पर धकेल दिया है। देखिए रैपिड अर्बनाइजेशन है, कोस्टल डेवलपमेंट है, इन सब की वजह से हमारा जो ये इकोलॉजिकल सिस्टम है ना, ये समस्या झेल रहा है, ठीक है ना। अभी आप देखिए कि अभी तो टेम्परेचर ज़्यादा गया भी नहीं है, 45-50 टेम्परेचर पे हम लोग की हालत ख़राब हो गई है ना। ग्लोबल वार्मिंग तो देखिए, हमको समय रहते अगर हम पर्यावरण के लिए काम नहीं करेंगे साथियों, तो चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। चलिए, अब देखिए हम पर्यावरण की बात कर रहे थे, संकट का तापमान को लेकर ही लेख यहाँ पर आ गया है। इसे पढ़ लीजिएगा, कुछ खास नहीं मैंने पढ़ा था। 52.9 डिग्री सेल्सियस का तापमान दिल्ली में दर्ज करा गया है, मुंगेशपुर इलाके में। मुश्किल ये है कि जिस समय कुदरत की मार से उपजे संकट का सामना करने के लिए आम लोगों को सतर्क होना चाहिए और सरकार की ओर से हर ज़रूरी कदम उठाए जाने चाहिए। वैसे में अलग अलग राज्यों के बीच एक विचित्र खींचतान शुरू हो जाती है। दिल्ली सरकार की ओर से ये आरोप लगाया जाता है कि भीषण गर्मी से उपजे पेयजल के संकट के बीच हरियाणा दिल्ली के हिस्सों का पानी नहीं दे रहा है, और राजनीतिक चीज़ गलती रहती हैं। अगला लेख है जानलेवा सफाई, इसका ध्यान आप कर लीजिएगा। ओवरऑल बहुत आर्टिकल्स इसमें अच्छे आए हैं, आप इनका पूरा अध्ययन करिएगा, है ना। अभी देखिए हाल ही में आपकी राधिका सेन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये मेजर हैं इंडियन आर्मी की। इनको यूएन जो पीस कीपिंग फोर्स होती है ना, यूएन पीस कीपिंग फोर्स, इसमें अवार्ड मिला है, बहुत बड़ा अवार्ड मिला है, ठीक है ना। तो ये भी करंट अफेयर होती है। अब ऐसी करंट अफेयर जो मिस कर देते हैं ना, वो वेबसाइट में मैं डाल देता हूँ, या फिर जो यूट्यूब का ही कम्युनिटी वाला देखते हैं सेक्शन है। आप जब यूट्यूब चैनल खोलेंगे तो इसमें कम्युनिटी वाला एक दिखेगा आपको, वीडियो कम्युनिटी, तो कम्युनिटी वाले में आपको मैं करंट अफेयर अपडेट कर देता हूँ। तो ये करंट अफेयर आपको है ना, ये हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, सब डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, ठीक है ना। और इसके अलावा देखिए अभी हाल ही में एक आपकी वो चल रही है ना, एक्सरसाइज रेड फ्लैग चल रही है। कहाँ चल रही है एक्सरसाइज रेड फ्लैग? ये चल रही है यूएसए के अलास्का शहर में, यूएसए के अलास्का शहर में। इसके साथ साथ एक और करंट अफेयर है कि अभी इंडिया ने जो 46th ये एंटार्क्टिका को लेकर एक मीटिंग होती है। एंटार्क्टिका जो नीचे आपका एंटार्क्टिक कहते हैं, ठीक है ना, ये जिन बिल्कुल आपका देखिए कॉन्टिनेंट है, मैप में नीचे की तरफ दिखेगा आपको। तो इसकी प्रिजर्वेशन के लिए ये एक बैठक होती है कि कैसे हम इसको बचा के रखें, क्योंकि ये बहुत ही फ्रेजाइल अपने आप में पारिस्थितिक तंत्र है ना, डेलिकेट है बहुत। तो इसमें अभी इंडिया ने पार्टिसिपेट करा था अपना, ठीक है ना। बहुत सारी बातें की जाती हैं क्लाइमेट चेंज को लेके, ओजोन कैसे कंट्रोल रखें, डिप्लीशन वगैरह।
और जो मैं इसमें बात कर रहा हूँ कि ये इंडिया और एंटार्क्टिका ट्रीटी है बेसिकली ये, जो एंटार्क्टिक ट्रीटी है। चलिए मैं आपको करंट अफेयर इसी में करा दिया करूँगा। अब एंटार्क्टिक ट्रीटी है, ये आपकी वाशिंगटन डीसी में यूएसए में 1959 को साइन करी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि एंटार्क्टिक का जो इकोसिस्टम है इसे बचा के रखना है। ठीक है, इसके अलावा आप भी देखिएगा इसके बारे में और क्या चीज़ें। मैं सिर्फ आपको मेन वो बता दे रहा हूँ कि करंट अफेयर कौन सी ज़रूरी है। ठीक है, आरबीआई ने एसआरओ होते हैं, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस, इनको लेके खबर दी है, फ्रेमवर्क जारी करा है। ठीक है ना, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, आप देखिएगा कि एसआरओ क्या होते हैं, है ना। ये क्या फ़ायदे होगा इसका इंडस्ट्री को, और कैसे ये जो एसआरओ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये अर्थव्यवस्था को योगदान देंगे अपना। ठीक है ना। के साथ साथ अभी गोल्डन राइस, जो एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड राइस है, गोल्डन राइस जेनेटिकली मॉडिफाइड या जेनेटिकली इंजीनियर्ड राइस है, ये फिलीपींस में इसको यूज़ करने के लिए कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए अलाउ कर दिया गया है ना। ये सब भी ज़रूरी है आपको देखने के लिए। इसके अलावा बहुत स्पेस से अगर हम बात कर रहे हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेके, तो रुद्रम एम मिसाइल है, उसके बारे में डाल चुका हूँ पहले से ही वेबसाइट पे। रुद्रम 11 मिसाइल, इसका बहुत सफल से प्रक्षेपण किया गया है। ये एयर टू सरफेस मिसाइल रहेगी। ठीक है ना, और डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए है, इंडियन एयरफोर्स ने इसको टेस्टिंग करी है इसकी। तो इतना ही है, बाकी आपको कुछ और इम्पोर्टेंट मिलता है आप देख लीजिएगा अपने आप से भी। आज के लिए रखते हैं, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।